हेलो क्लास। बेसिकली जो भी हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो ओवरऑल जनरल एनेस्थेटिक्स की इंट्रोडक्शन के बेस पे था। एंड एट द एंड ऑफ द क्लास हमने क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स को भी समझा, जिसमें इनहेलेशनल और इंट्रावेनस, हमने इन दोनों ही तरीक़ों से चीज़ों को समझा कि इनहेलेशनल कब यूज़ करेंगे, इंट्रावेनस कैसे। अभी तक तो हमने ये सब एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तरीके से देखा था, बट आज हम क्या समझेंगे कि यही जो भी सारी ड्रग्स हैं आखिर ये हमारी बॉडी में जाके कैसे क्या काम करती हैं, कि हमारी बॉडी इतने सारे सेंटर्स को डिप्रेस करती है या सप्रेस करती है, जिससे हमारा ऑपरेशन, फिर चाहे वो माइनर हो या मेजर हो, इतना स्मूथ या इतना ईज़िली कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। और कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। आखिर डेंजरस चीज़ें भी क्या है, मैंने तो थोड़ा बहुत चीज़ें आपको बताया था, बट कैसे उन्हें होल्ड करना है, कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम जनरल एनेस्थेटिक्स के मोड ऑफ एक्शन को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चीज़ समझ लो कि साइंटिस्ट्स को बहुत सालों तक ये एग्जैक्ट नहीं पता था कि जनरल एनेस्थेटिक्स ब्रेन में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो पहले लोगों को सिर्फ इतना पता था कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि जनरल एनेस्थेटिक्स किसी एक रिसेप्टर या एक ही मैकेनिज़्म से काम नहीं करती। तो ये मल्टीपल रिसेप्टर्स, मल्टीपल आयन चैनल्स और मल्टीपल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर साइमल्टेनियसली अपना इफ़ेक्ट देते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में जनरल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज़्म मल्टी टारगेट मैकेनिज़्म माना जाता है। और एक लाइन में अगर आप समझो, या फिर कई बार आपको के.डी. त्रिपाठी की रेफरेंस बुक में लिखा मिल जाएगा कि मोड ऑफ एक्शन इज़ जनरली या फिर प्रिसाइजली अननोन, ऐसे बोल देंगे। तो जनरल एनेस्थेटिक्स आप ये समझिए कि ब्रेन की एक्साइटेटरी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को कम करती हैं और इनहिबिटरी या कामिंग एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, आज हम जो भी सारा हमारा मैकेनिज़्म है, कोशिश करेंगे इस क्लास को हम सिर्फ मैकेनिज़्म तक ही रखें तो बेटर रहेगा। और एक जनरल और एक बेसिक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को समझें। देखिए, मैकेनिज़्म में क्या होने वाला है कि जनरल एनेस्थेटिक्स मैंने बताया ब्रेन की दो एक्टिविटीज़, एक एक्साइटेटरी और दूसरा इनहिबिटरी, इन पे काम करती हैं। देखो, जब भी हमें पेन होता है या जब भी हमें कोई इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या एक्साइटेटरी एक्टिविटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक्साइटेटरी एक्टिविटी या तो कम करेंगे या तो उसके वाइस वर्सा जो हमारे पास इनहिबिटरी एक्टिविटी है उसको बढ़ा देंगे, जो इन चीज़ों को इनहिबिट करे। अभी भी अगर नहीं समझ में आया है तो आगे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने ही वाले हैं। खैर, जब भी हम एक्साइटेटरी एक्टिविटीज़ को कम करेंगे और इनहिबिटरी को बढ़ाएंगे, इनहिबिटरी मतलब जो हमारा कामिंग इफेक्ट है, शांत वाला, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, पर्टिकुलर किसी भी पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है ये ख़त्म हो जाएगी, पेन का परसेप्शन बंद हो जाएगा, रिफ्लेक्सेस सप्रेस हो जाएंगे, मसल्स रिलैक्स होंगे और एमनेसिया का मतलब कुछ देर के लिए चीज़ों का भूल जाना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, इसको बोलते हैं एमनेसिया। ये सारी चीज़ें देखेंगे। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स इन्वॉल्व्स रिवर्सिबल डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, एमनेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बताया कि ये ड्रग्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के मल्टीपल साइट्स पे काम कर सकते हैं एंड डू नॉट हैव अ सिंगल स्पेसिफिक मैकेनिज्म। इंस्टीड दे रिड्यूस देयर इफेक्ट्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी नो अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम। फर्स्टली चलो मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ड्रॉ करके बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, हमारे शरीर में दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, पहला है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारी बॉडी की एक्साइटेशंस के बढ़ने पे या एक्साइटेशंस को बढ़ाने के लिए रिलीज़ होते हैं।
न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया था लास्ट क्लास में। न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ऐसे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिग्नल्स को न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे एक्शन साइट से, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे ब्रेन में पहुंचाते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जब हमें बहुत एक्साइटेशन होता है तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बढ़ने की वजह से ही होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करने की कोशिश करेंगे, या फिर इनसे लड़ने वाले या इनको रोकने वाले जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ठीक है, इनको एक्टिविटी बढ़ा देंगे, ठीक है, जो पहले से कम होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ देखेंगे तो खैर इसको इरेज कर दे रहा हूँ। सिंपल से तौर पे आपको वापस एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई कार या बाइक चला लेते हैं, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि बाइक, स्कूटी या कार, ऐसा कोई भी व्हीकल हो, ठीक है, उसकी स्पीड को ग्रो करने के लिए, स्पीड को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, आपके हाथ में एक टैक्टिकल चीज स्ट्रेंथ होती है जिसका नाम होता है एक्सेलरेटर, ठीक है। आप एक्सेलरेटर को जितना ज़्यादा खींचेंगे आप उतना ही ज़्यादा स्पीड को टेक ओवर कर पाएंगे, ठीक है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ चांस कि आप उस स्पीड पे आपका एक्सीडेंट हो, या आपकी वजह से सामने वाले को चोट पहुंचे, या आप अपना बैलेंस खो दो, आप अपना कंट्रोल खो दो, इंजरी हो जाए। सबसे प्राइमरी थिंग तो यही होती है ना, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि स्पीड हमारी कम हो तो बेटर होता है। बट इस डर से आप क्या करोगे, आप अपनी स्पीड को कम करना चाहोगे, है ना। ऐसे ही सेम जब भी हमें कोई पेन का परसेप्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बहुत बढ़ते हैं, मींस स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। इस वजह से हमें परसेप्शन ज़्यादा मिल रहा है, चीज़ें फील ज़्यादा हो रही हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि ये चीज़ें इतना ज़्यादा ना हो, क्योंकि एबनॉर्मल है। 40-50 की स्पीड नॉर्मल होती है। आप 80 to 100 120 जाओगे तो क्या होगा, वो चीज़ें ऑब्वियसली एबनॉर्मल हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं इस गाड़ी को रोकने के, ठीक है। या तो आप ब्रेक लगाओ, मींस हमारी बॉडी में जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेन देन बढ़ता है तो हमारी बॉडी के पास दो ऑप्शन यहाँ भी होते हैं। या तो वो ब्रेकिंग मैकेनिज़्म, मतलब कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्शन को बढ़ा दे जो एक्साइटेटरी को रोके, है ना। या दूसरा आप गाड़ी दूसरे तरीके से कैसे रोक सकते हो, आप क्या करोगे, एक्सेलरेटर को धीरे धीरे ड्रॉप डाउन करोगे ताकि आपकी गाड़ी स्लो हो जाए, आपकी स्कूटी स्लो हो जाए, है ना। तो आप यहाँ बॉडी के साथ भी ऐसे ही कर सकते हो। आप क्या करोगे, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज़ को धीरे धीरे कम करवाने की कोशिश करोगे। हमारी ड्रग एक्साइटेटरी मीन्स एन मिथाइल डीएस्पार्टेट रिसेप्टर्स पे काम करके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाइंड नहीं होने देंगी। तो एक ये तरीका है, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे। पहला वाला ज़्यादा इफेक्टिव है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखो पहले इसको समझने से पहले भी मैं आपको एक जनरल मैकेनिज़्म फ्लो बता दे रहा हूँ, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक हमारी बॉडी में जाएंगी, ये क्या करेंगी, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देंगी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन को कम कर देंगी, ठीक है। इससे क्या होता है, आयन चैनल्स में बदलाव आते हैं, ठीक है। रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम में डिप्रेशन आता है, स्पाइनल कॉर्ड डिप्रेस होती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, मसल एक्सीडेंट, सब कुछ होता है। देखिए लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हमें अपनी स्पीड कम करनी है, बात यह है कि हमें अपनी बाइक की सर्विस करानी है, मतलब कि हमारी बॉडी की एक तरीके से सर्जरी होनी है। तो हम चलते हुए सर्जरी नहीं हो सकती है, मीन्स कभी भी सर्विस ना 50 ना 40 ना 20 ना 10 और 1 की स्पीड पे भी सर्विस हम नहीं कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमें करना होगा स्पीड ज़ीरो करनी होगी, मतलब बॉडी का जो न्यूरोट्रांसमिशन है एक्साइटेशन वाला, ये
लगभग ख़त्म करना होगा, तभी बॉडी को कुछ समझ में नहीं आएगा और तभी वो चीज़ें हम कर पाएंगे। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देंगे, मींस ब्रेक पूरी तरीके से लगा देंगे जब तक गाड़ी रुक ना जाए, और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को कम कर देंगे, मींस एक्सेलरेटर पूरा छोड़ देंगे ताकि स्पीड भी कम होना जाए। अब इससे क्या होगा, आयन चैनल्स में बदलाव आएंगे, ठीक है, और ओवरऑल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनाल्जेसिया, मसल रिलैक्सेशन, सब कुछ, मीन्स हमारी गाड़ी के टायर घूमना रुक गए, हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया, लाइट्स ऑफ हो गए, सब कुछ हो गया ना, दैट्स इट। तो अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले इन्हेंसमेंट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर या फिर एक गाबा का मैकेनिज़्म। देखो, जनरल एनेस्थेटिक का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन मैकेनिज़्म है। सबसे पहले ये जानो आप कि ये गाबा क्या है, ठीक है। गाबा जिसका फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ब्रेन का सबसे मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। देखो, मैंने आपको ब्रेक्स के बारे में बताया है, ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रेक, ओके। तो बेसिकली ये जो गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, इसका काम क्या है कि ब्रेन को पहले चीज़ तो शांत रखना, ब्रेन को काम रखना। जो एक्स्ट्रा न्यूरोनल फायरिंग है, इसको न्यूरोनल फायरिंग क्या होती है कि न्यूरॉन्स में जब भी एबनॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूरोनल फायरिंग। जैसे लोगों को फिट्स या दौरे पड़ते हैं, उसमें भी क्या होता है, उनकी बॉडी जर्किंग बेस पे जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी इसी का एक टाइप है। उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, इसीलिए गाबा को ब्रेन का नेचुरल ब्रेक सिस्टम भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपको ब्रेक्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाबा इट्स अ टाइप ऑफ ब्रेक। आपके पास बहुत सारे ब्रेक्स होते हैं, आपने देखा है पावर ब्रेक, डिस्क ब्रेक, कॉम्बे ब्रेक या फिर नॉर्मल वाले ब्रेक। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ब्रेक, बट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट द टॉप वन एंड टॉप क्वालिटी ब्रेक विच इज़ द गाबा, या फिर आप जो पावर ब्रेक्स या डिस्क ब्रेक्स या कॉम्बे ब्रेक्स आप देखते हो अपनी गाड़ी में वगैरह में, बाइक वगैरह में, वैसे ही सी, ठीक है। तो इसीलिए गाबा को ब्रेन का एक नेचुरल ब्रेक सिस्टम कहते हैं। देखो, तो मैंने आपको बताया कि इमेजिन करो ब्रेन एक सिटी है, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है, उस सिटी की कार्स हैं। अगर हर कार फुल स्पीड में चलेगी तो एक्सीडेंट होगा, इसलिए ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, एक हमारे पास एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है ग्लूटामेट, ठीक है। ग्लूटामेट हमारा क्या है, एक्सेलरेटर है, मतलब कि स्पीड के लिए। और दूसरा क्या है, गाबा, ठीक है। गाबा क्या है, हमारा ब्रेक है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करती हैं, ब्रेक को और पावरफुल बना देंगी, हमारे ब्रेक को और पावरफुल बना देंगे, जिससे कि तो पूरा ब्रेन स्लो होना शुरू हो जाता है। एक ये हमारा मैकेनिज़्म है। अब अभी मैंने बताया ना टाइप्स ऑफ ब्रेक, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक का जो टाइप है वो है गाबा ए, ठीक है। गाबा ए, गाबा अपना एक्शन गाबा ए रिसेप्टर पे करता है, मतलब ये ब्रेक जो है वो किस रिसेप्टर पे जाएगा, उस रिसेप्टर का नाम है गाबा ए। ए और बी, इट्स अ टाइप ऑफ रिसेप्टर वेयर द गाबाज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर वुड बी बाइंड एंड गिव देयर एक्शन। मीन्स गाबा अपना एक्शन गाबा ए रिसेप्टर पर करता है। ये रिसेप्टर एक लाइगेंड गेटेड क्लोराइड चैनल होता है, ठीक है। कैसा होता है, लाइगेंड गेटेड क्लोराइड गेट चैनल होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब गाबा रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्लोराइड चैनल ओपन होता है, क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर एंटर करेंगे, न्यूरॉन्स और नेगेटिव हो जाते हैं, मींस हाइपरपोलराइजेशन, मैंने आपको जो ओपियाइड से समझाया था, और न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता, ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। इसको मैं चलो एक और तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई ब्लैंक स्पेस दिख जाए पहले, तो चलो यहाँ देखते हैं। देखिए, ये जो चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं ये ऐसे रास्ते होते हैं जो हमारा एक रूट डिसाइड करते हैं, जहाँ से हमारे आयंस
मूव करें, ठीक है, जहाँ से आयन्स मूव करें। अब ये आप जो हिस्सा देख रहे हो, ये कौन सा आयन है? ये है क्लोराइड आयन चैनल, क्लोराइड आयन चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको चैनल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली, इन रिसेप्टर्स का नाम आप सपोज कर लीजिए, जिसका नाम है गाबा ए। क्या है? गाबा ए, ठीक है। इस रिसेप्टर पे हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा? गाबा, आके बाइंड करेगा। गाबा जितना ज़्यादा इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये चैनल उतना ही ज़्यादा ओपन होगा, उतना ही ज़्यादा खुलेगा। अब जितना ज़्यादा खुलेगा हमारे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे क्लोराइड आयंस का मूवमेंट बढ़ जाएगा। जितना अंदर बढ़ो, नेगेटिविटी बढ़ रही है। मैंने बताया हमेशा स्पीड को कम करने के लिए नेगेटिविटी को बढ़ाना होता है, मतलब कि हाइपर पोलराइजेशन चाहिए, उतना ही ज़्यादा क्लोराइड आयन अंदर आएंगे। और जब ये हाइपर पोलराइजेशन होगा, जितना नेगेटिव होगा, तो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाता और इससे ब्रेन की एक्टिविटी स्लो हो जाती है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करती हैं? जनरल एनेस्थेटिक्स गाबा ए की रिसेप्टर को, ये जो रिसेप्टर है, इसकी एक्टिविटी को क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती हैं। अब इससे क्या होता है? क्लोराइड चैनल ज़्यादा देर तक ओपन रहता है, ज़्यादा क्लोराइड आयंस न्यूरॉन के अंदर जाते हैं, हाइपर पोलराइजेशन और ज़्यादा होती है, न्यूरॉन एक्साइट नहीं हो पाता, सीएनएस डिप्रेशन ओवरऑल बढ़ जाती है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के तौर पे ये मैकेनिज़म्स, स्पेशली प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, इटोमिडेट या वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स जो हैं, इनमें देखा जाता है। तो इससे क्या होगा? एट द एंड ओवरऑल बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा, सेडेशन, एमनेसिया या सीएनएस डिप्रेशन जैसी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल एनहांसमेंट ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला मैंने? जनरल एनेस्थेटिक जैसे कि प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन और इनहेलेशनल एजेंट्स, ये इन्हांस करेंगे एक्टिविटी ऑफ गाबा, जो मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। दैट्स इट। तो यही मैंने आपको बताया। दे एक्ट ऑन गाबा ए रिसेप्टर, हमारी ड्रग्स गाबा ए रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगी, फिर क्या करेंगी? ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल, जो अलाउ करेगा और ज़्यादा क्लोराइड आयन न्यूरॉन के अंदर जाए। इस वजह से नेगेटिविटी होगी, मीन्स हाइपर पोलराइजेशन होगा न्यूरॉन मेम्ब्रेन में, ठीक है। मेकिंग इज लेस एक्साइटेबल एंड रिड्यूसिंग द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एज अ रिजल्ट जब न्यूरॉन की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, इस वजह से सेडेशन, हिप्नोसिस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी ही चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अभी हम दूसरा बात करेंगे, इनहिबिशन ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमिशन। देखो, अब दूसरा मैकेनिज़्म समझते हैं, ठीक है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पे पैर रखा था, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्सेलरेटर को कम करेंगे, ब्रेक से हमारा खास लेना देना नहीं होगा, ठीक है। मान लो हमारे ब्रेक्स ख़राब है, तो ग्लूटामेट ब्रेन का एक मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है? एक्साइटेटरी, ठीक है। ये न्यूरॉन्स को एक्टिव करता है, जिसकी वजह से इसके फंक्शंस क्या हैं? लर्निंग, चीज़ों को याद रखना, मेमोरी, कॉन्शियसनेस और पेन का भी ट्रांसमिशन यही करवाता है। खैर, तो अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे NMDA रिसेप्टर्स क्या हैं। ये जो आप देख रहे हो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, एन मेथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। देखो, एन मेथाइल डी एस्पार्टेट ग्लूटामेट का एक इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर है। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा ग्लूटामेट है, ठीक है, ये क्या करता है? ये NMDA रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। इस वजह से सोडियम आयन और कैल्शियम आयन सेल के अंदर जाते हैं। आपको पता है सोडियम आयन के ऊपर चार्ज कैसा है?
पॉजिटिव, कैल्शियम आयन चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो इस वजह से क्या होता है, न्यूरोनल पॉजिटिविटी बढ़ती है और ब्रेन एक्टिव होता है ना, यही मैंने बताया। चलो सारी चीज़ें हटा के अब समझते हैं मैकेनिज़्म, ठीक है। अभी क्या होना है कि देखो, कुछ एनेस्थेटिक्स, कुछ हमारी जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करते हैं, जैसे कि हमारी कौन सी है, केटामाइन, ठीक है। केटामाइन क्या करती है, एनएमडी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। जब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो ग्लूटामेट का एक्शन यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। मीन्स जब रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे, कहने का मतलब हमारी ये जो ग्लूटामेट है, जब एनएमडीए रिसेप्टर से ब्लॉक कर तभी एक्शन देती है। मान लो हमने इस एनएमडीए के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, हमने इसको ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा, ना तो सोडियम आयन और ना ही कैल्शियम आयन, ये दोनों की ही एंट्री सेल के अंदर कम हो जाएगी और न्यूरॉन एक्साइट नहीं होते हैं, और इस तरीके से ब्रेन की जो एक्टिविटी है ये डिक्रीज़ हो जाती है। रिज़ल्ट क्या आता है, एनाल्जेसिया या डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ अवेयरनेस और ओवरऑल पेन का ट्रांसमिशन। सो केटामाइन इज़ अ क्लासिक एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे, तो दो तरीके से हम मैकेनिज़्म समझते हैं, या तो हमने ब्रेक को रोका या हमने एक्सेलरेटर को कम किया। अब ये हमारी ड्रग्स अलग अलग इस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। मोस्ट ज़्यादातर हमारे गाबा, एक बार वापस से बता दे रहा हूँ, गाबा का मैकेनिज़्म, गाबा एक इनहिबिटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इन्हांस करता है, ब्रेन को काम करेगा, कैल्शियम आयन की एंट्री बढ़ाएगा, प्रोपोफॉल, थायोपेंटोन, सोडियम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा एनएमडीए में क्या होगा, एक्साइटेटरी सिस्टम को ब्लॉक करेगा, ब्रेन को स्टिमुलेट होने से रोकना, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन एंट्री कम करना, और केटामाइन। चलो इतना तो हो गया। अब जो आयन चैनल्स अभी आपने देखे, ठीक है, इनका क्या इफेक्ट है। देखो, जनरल एनेस्थेटिक्स अभी मैंने बोला सिर्फ रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा। आपने देखा कि पहला वाला जो हमारी इनहिबिटरी थी उसने क्या किया, गाबा ए पे काम किया, है ना। एक्साइटेटरी में आपने क्या देखा, एनएमडीए रिसेप्टर पे काम किया। बट अभी हम बात करेंगे चैनल के लिए। जनरल एनेस्थेटिक्स सिर्फ रिसेप्टर पर ही नहीं बल्कि आयन चैनल्स पर भी अपना इफेक्ट देते हैं। आपने उसके साथ और भी क्या देखा कि इन्होंने क्लोराइड चैनल्स को ओपन किया, क्लोराइड चैनल ज़्यादा बढ़ गए, लार्ज फ्रीक्वेंसी में क्लोराइड आयंस का मूवमेंट एंटर होना शुरू हुआ, फिर हाइपर पोलराइजेशन हमें देखने को मिला और सीएनएस डिप्रेशन। इसके बाद पोटेशियम आयन चैनल का भी रोल है। जनरल एनेस्थेटिक्स कुछ पोटेशियम चैनल्स को भी एक्टिवेट करती है, ठीक है। जैसे कि पोटेशियम बाहर निकलता है, न्यूरॉन और ज़्यादा हाइपर पोलराइज्ड हो जाता है और एक्साइटेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सोडियम आयन चैनल्स, अभी मैंने बताया कुछ एनेस्थेटिक्स सोडियम चैनल की एक्टिविटी को सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो और साथ साथ कैल्शियम चैनल अभी जो आपने देखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। देखो ये रास क्या है, सबसे पहली चीज़ ये रास क्या है। देखो, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन में प्रेजेंट एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोनल नेटवर्क है। ये क्या है, एक नेटवर्क है। इसका काम होता है कि कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना, साथ ही साथ वेकफुलनेस मेंटेन करना और अलर्टनेस मेंटेन करना, ठीक है। कॉन्शियसनेस, वेकफुलनेस और अलर्टनेस, इसीलिए इसे ब्रेन का वेकअप सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वेक अप सेंटर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करती हैं कि इस रास की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देती हैं, ठीक है। रिजल्टेंट जो उसकी वेकफुलनेस है ये ख़त्म होने लग जाती है, इसकी अलर्टनेस कम हो जाएगी, कॉन्शियसनेस डिसअपियर हो जाएगी, पेशेंट ओवरऑल टोटली अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी अलग अलग ड्रग्स ऐसा करेंगे, नहीं, हमारी वही पर्टिकुलर ड्रग्स हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों पर भी जाके काम कर रही हैं, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया था।
इसके अलावा अगला क्या हो सकता है, इफ़ेक्ट ऑन स्पाइनल कॉर्ड। देखो जनरल एनेस्थेटिक्स सिर्फ और सिर्फ ब्रेन पर नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पे भी काम करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, स्पाइनल कॉर्ड में ये रिफ्लेक्स पाथवेज को सप्रेस करती हैं, ठीक है। पेन इम्पल्स का ट्रांसमिशन कम कर देती हैं और मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ कर देती हैं। तो ओवरऑल इससे क्या होगा कि जो रिफ्लेक्सेस हैं ये कम हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सेस का मतलब जैसे मैं किसी ने अगर आपको पिन चुभाई और आपने अचानक से अपना हाथ पीछे कर दिया, सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सेस को कम कर देंगे, मसल्स को फुल्ली रिलैक्स कर देंगे और पेन का जो ट्रांसमिशन है ये भी कम कर देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डिसरप्शन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक्स न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल ट्रांसमिशन को भी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्मली न्यूरॉन ए, मान लो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, ठीक है। न्यूरॉन भी एक्टिवेट होगा, सिग्नल कंटिन्यू रहेंगे। जनरल एनेस्थेटिक्स क्या करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को कम कर देती है, जिससे रिसेप्टर एक्टिवेशन कम हो जाता है और ओवरऑल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन स्लो हो जाता है। अब इससे क्या होता है, एट द एंड ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिसरप्शन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। साइनैप्स क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच, मतलब डेंड्राइट्स से एक्सॉन के बीच का जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम साइनैप्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ मेयर ओवरटन थ्योरी या लिपिड सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। देखो जनरल एनेस्थीसिया की ये सबसे पुरानी थ्योरी थी, ठीक है। इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी, जितनी किसी एनेस्थेटिक ड्रग की लिपिड, मतलब कि जो फैट सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ही उसकी एनेस्थेटिक पोटेंसी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन में न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड रिच होती है, ठीक है। हाई लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स मेम्ब्रेन में आसानी से डिसॉल्व होकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचकर या बेसिकली पहुंच जाती हैं और ज़्यादा पोटेंट अपना इफ़ेक्ट देती हैं। तो लिमिटेशंस क्या है कि ये थ्योरी सिर्फ पोटेंसी एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। ये नहीं बता पाई कि कौन सा रिसेप्टर इन्वॉल्व है, कॉन्शियसनेस कैसे ख़त्म होगी, है ना, और डिफरेंट ड्रग्स अलग अलग इफ़ेक्ट्स क्यों देती हैं। इसीलिए आज के टाइम पे ये जो थ्योरी है हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं देती। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, आज के टाइम में इसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाली है। जनरल एनेस्थेटिक्स किसी एक रिसेप्टर या एक मैकेनिज़्म पे डिपेंड नहीं करती, ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स पर काम करती हैं, जैसे गाबा ए रिसेप्टर्स को बढ़ाना, एनएमडीए रिसेप्टर्स को कम करना, ग्लाइसिन रिसेप्टर्स को बढ़ाना, पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करना, सोडियम चैनल्स को डीएक्टिवेट करना, ठीक है, कैल्शियम चैनल्स को डीएक्टिवेट करना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को कम करना, स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स। तो इन सबका कंबाइंड इफेक्ट मिलकर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, ये ओवरऑल हमारा है, ठीक है। अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो है इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो भी फार्माकोकाइनेटिक्स है ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कैसे इन ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे मेटाबॉलिज्म होगा, क्या एक्सक्रीशन होगा, फिर इसी के साथ से यूजर्स, साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एंड उसके बाद हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स की, कि हमारी ये लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स कैसे काम करेंगी, ठीक है, इनका क्या रोल होगा। तो ओवरऑल एक समरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस लेक्चर में हमने क्या समझा। जनरल एनेस्थेटिक्स मल्टी टारगेट सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं जो एक तरीके से इनहिबिटरी पाथवेज को इन्हेंस और एक्साइटेटरी पाथवेज को इनहिबिट करती हैं। गाबा रिसेप्टर एक्टिवेशन से क्लोराइड इन्फ्लक्स बढ़ता है, न्यूरॉन्स हाइपरपोलराइज्ड होते हैं और सीएनएस डिप्रेशन होता है। एनएमडी रिसेप्टर ब्लॉकेड मीन्स स्पेशली बाय केटामाइन ग्लूटामेट मीडिएटेड एक्साइटेशन और पेन ट्रांसमिशन को कम करता है। ये ड्रग्स क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आयन चैनल्स पर भी इफेक्ट डालती हैं, जिससे न्यूरोनल फायरिंग और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन रिड्यूस होती है।
इसके साथ साथ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को भी डिप्रेस करेगा, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस और वेकफुलनेस ये सब कुछ कम हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने कुछ थ्योरीज़ के बारे में बात किया, तो दैट्स इट, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी जैसा होगा आपसे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड वेलकम।